Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक एक स्पेशल रिकमेंडेशन पे हमने बनाया है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी बार हमें कमेंट करके बताया था कि सर एमलॉ या तो बीआरएफ जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एमसीक्यू बनाओ, खासकर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो उनके कहने पे खास हमने वीडियो बनाया है जिसमें आज हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं एमलॉ सब्जेक्ट के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। आपको ये बहुत अलग अलग एग्जाम में काम आ सकता है। अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, एम कॉम या बी कॉम के अंदर भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनाएंगे। और जितने भी दूसरे पोर्शन है एम लॉ के अंदर, चाहे वो गुड्स एक्ट ऑफ गुड्स हो गया या तो फिर कोई दूसरे कोई भी लॉ हो गए या कोई और सब्जेक्ट हो गया, अगर एमसीक्यू पे रिस्पॉन्स अच्छे रहेंगे तो हम और भी वीडियो लेके आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं 100 एमसीक्यूज ऑफ एम लॉ इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो और अगर आपको आंसर याद हो तो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और हमें भी लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट एक्टिवली उस वीडियो को देख रहे हैं। और ख़ास एक चीज़ मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें। आपके भी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द पर्सन डैश एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड डैश। कि भाई जो प्रपोजल दे रहा है और जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है उससे आप क्या कहोगे? प्रपोजर प्रपोजी, प्रोमिसी प्रोमिसर, प्रोमिसर प्रोमिसी और प्रोमिसी प्रपोजर। क्या होगा सही ऑप्शन? आप हो सके अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़े। द करेक्ट आंसर इज प्रोमिसर प्रोमिसी। जो प्रपोज करेगा दैट इज कॉल्ड प्रोमिसर, और जो एक्सेप्ट करता है इसे लीगल टर्म में हम कहते हैं प्रोमिसी। द सेकेंड क्वेश्चन इज, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मेटिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज डैश। उसे आप क्या कहोगे? अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट। क्या कहोगे आप इसमें से? ऑप्शन आपके सामने है। द करेक्ट आंसर इज एन एग्रीमेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल वर्ड यूज्ड ओवर हियर। अगर यहाँ पे लीगली एनफोर्सेबल वर्ड यूज हो जाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, बट स्टिल इट इज एन एग्रीमेंट। देखिए छोटे छोटे माइनर वर्ड्स जो है वो आपके आंसर को चेंज कर सकते हैं। आपके जो 4 ऑप्शन हो गए उसमें से 2 ऐसे ऑप्शन हो गए जो नियर बाय हो गए, आपको लगेगा कि करेक्ट आंसर ये है। क्लियर? तो उससे अच्छा आप पहले आंसर को समझिए, क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर को कमेंट करिए। हो सके तो क्वेश्चन के टाइम वीडियो को पॉज करिए ताकि आप भी क्वेश्चन को समझ सको और फिर आंसर कमेंट करिए। जल्दबाजी में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज डैश। कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज ए voidable contract. Sir, it is contract, but still you have option regarding voidable. The Indian Contract Act 1872 extends to, भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है? तो पूरे इंडिया में, मतलब कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, या तो पूरा इंडिया। अब ये एक डिबेटेबल हो सकता है आगे जाके। नो डाउट जम्मू कश्मीर जो है भाई हमने उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर ले लिया है, बट स्टिल एज पर अवर सिलेबस इट इज़ एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? हालांकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट रहा नहीं है, बट अगर ऐसा ऑप्शन आपको आता है तो यू विल टिक मार्क दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट वन इज, ये देखिए करेक्ट आंसर, द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द नेक्स्ट वन इज, द एक्ट विच डील्स विद द मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज टाइटल एज डैश। कि भाई कौन सा इसमें से एक सही आंसर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका सिलेबस में ही है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत माइनर से डिफरेंस वाले बेसिक क्वेश्चन।
एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी, अगर वो एनफोर्सेबल ही ना हो तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, void, voidable contract or a void contract. The answer is void. Here it is a void. Next one is when the communication of a proposal is complete. कब ये कॉन्ट्रैक्ट का कम्युनिकेशन कंप्लीट गिना जाएगा? When it do not come to the knowledge of the person to whom it is made. When it comes to the knowledge of another person that some communication was made to the concerned person. When it comes to the knowledge of the person to whom it is not made. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. हो सके तो वीडियो को पॉज करिए और हर एक लाइन को तोड़ तोड़ के समझिए कि भाई कब ये कंप्लीट गिना जाता है. देन द करेक्ट आंसर इज व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. भाई सामने वाले को समझ में आएगा जो चीज, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा. क्लियर? अदरवाइज माइनर से नॉट, हैज, हैव, ये सारे वर्ड आपको कंफ्यूज कर देंगे. ध्यान से पढ़िए, दो ऑप्शन नियर बाय लगेंगे लेकिन ये नॉट आएगा नहीं वहां पे. द करेक्ट आंसर इज व्हेन इट comes to the knowledge of the person to whom it is made. Next question है when an acceptance may be revoked. कब ये revoked हो सकता है? An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the proposer but not afterward. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is incomplete as against the acceptor but not afterward. An acceptance may be revoked at any time after the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterward. Which one is the correct option? The answer is an acceptance may be revoked at any time. कभी भी आप रिवोक कर सकते हो. बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, कभी एक्सेप्टेंस को होने से पहले. इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड. क्लियर? उससे कहने से पहले आप रिवोक करो तो समझ में आता है. अगर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लिया, दोनों एग्री हो चुके हैं, देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिवोक. क्लियर? आप अगर ऑप्शन भी ध्यान से समझोगे स्टॉप करके वीडियो को, तो भी आप बहुत ही इजीली ये डिफरेंस ढूंढ पाओगे. क्लियर? कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स, एक दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही होंगे जो पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये तो नहीं हो सकता. फिर दो ऑप्शन ऐसे बचेंगे जो थोड़े आपको नियर बाय लगेंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे उसको, उस सेंटेंस का मतलब समझोगे तो आंसर आप आराम से टिक कर पाओगे. लॉ इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना हमें लगता है वो. In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must dash be absolute and qualified, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted, be absolute and qualified, both B and C. एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से अनक्वालिफाइड है, इट इज नॉट क्वालिफाइड. और फोर्थ ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी ओनली. क्या लग रहा है आपको विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? देखिए, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, या तो फिर बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, और बोथ सी, बी एंड सी. क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ proposal into a promise, the acceptance must both B and C. Clear? Be expressed in some usual manner or reasonable manner unless the proposal prescribe the manner. जब तक ना प्रिस्क्राइब किया हो तब तक यूजुअल मैनर में आपको प्रिस्क्राइब करना है. एंड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. वो क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. लीगल टर्म में क्वालिफाइड मतलब गलत होता है. क्लियर? यहाँ पे याद रखना, ये ऑपोजिट होता है क्वालिफाइड का मतलब. तो यहाँ पे क्वालिफाइड देख के उसको टिक मत कर दीजिए. इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. क्लियर होना चाहिए एकदम. व्हेन अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड, a proposal may be revoked at any time when the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward. ये फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट.
द करेक्ट आंसर इज अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस is complete as against the proposer but not afterwards. Sorry for that, this one is the repeated question, तो शायद आपको स्टॉप करके खुद एक बार देख लोगे तो भी अच्छा रहेगा. A contract which ceases to be enforceable by law because void when it ceases to be. void, voidable, enforceable और unenforceable. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज void. क्लियर कि भाई ये एनफोर्सेबल ही नहीं होगा, खत्म हो गया उसका, सीज खत्म ही हो गया केस उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको हम क्या कहेंगे, void कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which was enacted on 25th April 1872 came into force with effect from. अब देखिए यहाँ पे आपके दो MCQ एक साथ क्लियर हो जाता है कि भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना कब था, 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल, पर वो एनफोर्स कब से हुआ, वो लागू कब से हुआ इंडिया के अंदर. द करेक्ट आंसर इज 1 सितंबर 1872. 1 सितंबर 1872 को ये एनफोर्स हुआ. याद रखना 25 अप्रैल को बना था और इंप्लीमेंट सितंबर में हुआ था आफ्टर 6 मंथ ऑफ फॉर्मेशन. अ प्रपोजल इज डिफाइंड एज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अब ये आप वीडियो को पॉज करिए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, ये डेफिनेशन ही है, विच वन इज द करेक्ट डेफिनेशन रिगार्डिंग प्रपोजल, और आप सही आंसर को कमेंट करिए कि ऑप्शन ए सही है, बी, सी और डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये आप एक बार पढ़िए और फिर कमेंट करिए. द करेक्ट आंसर इज when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something or anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. आप जब सामने वाले को कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए बोलते हो, क्लियर कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है, और आप उसकी असेंट ले लेते हो, एंड दैट इज योर कॉल, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल. एन एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू विथ द माइनर. दिस एग्रीमेंट इज सिंपल सा है, वॉइड एब इनिशियो, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना ही होगा. द करेक्ट आंसर इज वॉइड. आप किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, वॉइड हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज वेयर अ माइनर हैज entered into a contract for purchase of necessary item. In such a case, minor is not personally liable. Minor's estates are liable to make good. Minor's guardian is liable. Minor is personally liable. बहुत ही आपको अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो ही आप समझ पाओगे. ये माइनर एग्रीमेंट में उतरा है तो कौन लायबल होगा, वो खुद, गार्डियन, एस्टेट या कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल. माइनर तो बच जाएगा उसमें से, क्लियर. फिर डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट कि कैसा था, गार्डियन वहाँ पे था कि नहीं, बट माइनर तो लायबल कभी नहीं होता. क्लियर. हमने अगर आपने वो पढ़ा होगा पूरा चैप्टर तो आपको बहुत डिटेल में पता होगा, माइनर कभी भी कोई भी चीज़ के लिए लायबल होता नहीं. आप 18 साल से नीचे से लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करिए. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय very much influence, undue influence, lightly influence, influence. The correct answer is undue influence. क्लियर. आपके पास undue influence ना कराया हो और आप एग्री करते हो अपने फ्री कंसेंट से, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. आपके ऊपर undue influence नहीं होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं किया होना चाहिए आपको, अदरवाइज इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. A being in a debt to B, the money lender of this village, contract a fresh loan on term which appears to be unconscionable. This will be termed as fraud, coercion, undue influence और misrepresentation. क्या लग रहा है आपको, ये ए ने बी के साथ, बी जो है उसके डेप्ट में, सॉरी ए जो है बी के डेप्ट में और वो मनी लेंडर है, बी जो है वो मनी लेंडर है जिसने क्या किया है, एक लोन का एग्रीमेंट कर दिया है. अब इसे आप क्या कहोगे, फ्रॉड, कोवर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन. द करेक्ट आंसर इज अनडू इन्फ्लुएंस. जैसे कि टीचर एक स्टूडेंट को बोले कर ले तो स्टूडेंट कर ही देगा क्योंकि वो उसका गुरु है, गुरु का कहा आने को नहीं बोलेगा.
डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी होता है, डॉक्टर कभी कभी प्रेशराइज कर लेगा पेशेंट को तो पेशेंट वो चीज़ कर देगा। सेम वे यहाँ पे भी क्या हुआ, ए जो है बी के डेप्थ में है तो बी जो बोलेगा वो ए कर देगा और वो कर भी रहा है, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस। आप किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि तू मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर, तो इट इज़ नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर, इट इज़ अनडू इन्फ्लुएंस। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, the agreement is a contract dash. ये कोई रीजन से कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसे एग्रीमेंट को आप क्या कहोगे? voidable at the option of party whose consent was so caused, illegal depends upon the circumstances of the case, और void, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? voidable at the option of party whose consent was so caused. क्लियर, इट इज, अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है तो इट इज voidable. क्लियर, इट डिपेंड्स, खासकर मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है। क्लियर, तो आप फटाक से void पे टिक मत कर दीजिए। क्लियर, आप उसके बेसिक क्लियर करिए। ये कैसे पता है, छोटे छोटे MCQs आपको कभी कभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं आपके, बस थोड़ा सा जल्दबाजी में आप गलत ऑप्शन टिक कर देते हो, तो ऐसा कभी मत करिए। सीधा वॉइड देख के उसको टिक मत करिए, कहीं ना कहीं उसका भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दिया है एम लॉ के अंदर। क्लियर, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, वो सामने वाला नक्की करेगा उसे एक्सेप्ट करके क्या करना है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में कैसा होता है, कभी कभी हमें कॉन्ट्रैक्ट कर देना पड़ता है भले इच्छा ना हो, तो तब तो ये वॉइड नहीं हुआ। क्लियर, तो इट इज अवॉइडेबल। If the consent was caused by misrepresentation or by silence, fraudulent within the meaning of section 17, the contract, nevertheless, if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence, may be voidable, may not be not voidable, is voidable, is not voidable. The correct answer is not voidable. क्लियर, मिस रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, इज नॉट voidable. आप क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को, और ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्लियर, और आपके बुक में वो सेक्शन के तहत वो लाइन पढ़िए, बहुत सारी स्पेसिफिक केसेस दी है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इट इज़ नॉट voidable. The next one is a fraud or misrepresentation which did not cause the consent to the contract of a party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract void, voidable, bad or illegal. अभी आपको बहुत easily simple clear होगा, the correct answer is voidable. Clear, देखिए बेटा, थोड़े आपको ऑप्शंस जो है वो नियर बाय लगेंगे। मैंने ज़्यादा सिंपल MCQs नहीं रखे हैं क्योंकि सिंपल MCQ तो हर कोई टिक कर पाएगा। आप जितना ट्रिकी क्वेश्चन पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे आता भी है कि नहीं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके लिए कोई सिंपल MCQs नहीं रखे होंगे कि हाँ भाई ये तो बहुत सिंपल है, तीनों ऑप्शन अलग, ये एकदम क्लियर आंसर दिख रहा है मैं टिक कर दूँ। जब आप MCQ एग्जाम दोगे तो आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। पहला तो क्वेश्चन समझने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने ट्राई किया है कि एक एग्जाम लेवल पे जैसे MCQ आ सकते हैं वैसे यहाँ पे रखे जाए। थोड़े मैंने सिंपल भी लिए, थोड़े मैंने ट्रिकी भी लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने एक एग्जाम पर्पज से जो क्वेश्चन होने चाहिए वैसे क्वेश्चन ज़्यादा लिए, तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये तो मुझे आ नहीं रहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, उस क्वेश्चंस को समझिए, एक नोट बनाइए, फिर उसको रीड करिए। जो क्वेश्चन आपके जिस चैप्टर में से है वहाँ से वो क्वेश्चन को आप पढ़िए, पहले वो चैप्टर को क्लियर करिए कि हाँ यार मैंने पढ़ा फिर भी मेरे से छूट कैसे गया। फिर आप ऑप्शन को टिक कराइए, फिर आपको ये क्या होगा, MCQ ईजी लगने लगेगा। आप सीधा MCQ पे जंप करोगे तो आप सिर्फ रट्टा मारने वाले हो, नॉट मोर देन दैट। क्लियर, तो आप ये चीज़ पे खास ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where both the parties to any agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement. The agreement is voidable. The agreement cannot be enforceable at law. The agreement is void.
the agreement is not void. Which one is the correct option? वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शंस देखिए और फिर सही आंसर को कमेंट करिए. The correct answer is the agreement is void. The next question is, when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract. Bad, void, illegal, voidable at the option of the party whose consent was so caused. Exactly, voidable at the option. क्लियर. अंडर इन्फ्लुएंस ये सब थर्ड पार्टी के हाथ में होता है, मतलब सेकेंड पार्टी के हाथ में होता है कि उसको उसके साथ क्या करना चाहिए. What is a sound mind for the purpose of contracting? अब साउंड माइंड की डेफिनेशन यहाँ पे दी है 4. कौन सी सही डेफिनेशन है? आप वीडियो को पॉज करिए, चारों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए और बोलिए कि सही आंसर कौन सा है, ए, बी, सी और डी. कमेंट में आप लिखिए साउंड माइंड इक्वल्स टू ए, बी, सी, डी. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट आंसर इज अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. तब वो साउंड माइंड का गिना जाता है. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. एक बार पूरी डेफिनेशन को ध्यान से समझ लीजिए. उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. या तो सेकेंड ऑप्शन है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एनी एज and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Third option is, every person is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is subject. Every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind. देखिए बहुत ही नियर बाय एमसीक्यूज आपको लग रहे हैं, लेकिन आप एक एक चीज़ को पकड़ के चलोगे, कुछ वर्ड्स आप देख लोगे तो उसको पढ़ के ही आपको लग जाएगा भाई ये ऑप्शन तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है. द करेक्ट आंसर इज एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच he is subject. Here कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals or which limits the time within which he may those enforce his right. क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फिर आप अपना करेक्ट आंसर सिलेक्ट करिए कि भाई हर एक एग्रीमेंट, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी दैट टू इट रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट. भाई अपने राइट एनफोर्स नहीं कर सकते अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग in the ordinary tribunals or which limits the time within which he may thus enforce his right. क्या स्टेटमेंट सही है? यस, इज वैलिड, हो सकता है. द एग्रीमेंट विच आर इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आर डैश. भाई आप रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट करते हो, वैलिड है, इलीगल है, वॉइड है, वॉइडेबल है. विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? बहुत ही बेसिक सा एमसीक्यू है. द करेक्ट आंसर इज वॉइड. आप किसी को ट्रेड करने से रिस्ट्रेन कर सकते नहीं हो. एग्जाम्पशंस आर दैट इज डिफरेंट. कंसिडरेशन मस्ट बी डैश एडिक्वेट, मस्ट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट,
substantially adequate. Simple सा क्वेश्चन है, need not be adequate. Clear? Next one is an agreement in restraint of the marriage of a major person is dash. लीगल, इलीगल, void, voidable. बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी के अंदर. void. The correct answer is void. It is one of the void contract. If any party of the single consideration for one or more object or any one or any party of any part of any one of several consideration for a single object is unlawful. तो क्या है? अग्रीमेंट void, voidable, enforceable और unenforceable. The correct answer is the agreement is void. ऐसे एग्रीमेंट हम चला सकते नहीं. बेटा आप क्वेश्चन को पॉज करिए, सीधा आंसर पे जंप मत करिए, पहले क्वेश्चन को समझिए. क्लियर? क्वेश्चन को समझोगे तो और अच्छे से ऑप्शन समझ में आएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उससे. क्लियर? डोंट डू इट बाय रट्टा सेंस. क्लियर? आप उसको रट्टा मत मार दीजिए. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in India. But mistake as to a law not in force in India has the same effect as a mistake of case, mistake of fact, mistake of law और mistake of undertaking. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि भाई ऐसे चीज़ को आप क्या कौन सी मिस्टेक में डालोगे. देन इट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. देखिए कानून में गलती हो तो उसे मिस्टेक ऑफ लॉ कहते हैं. क्लियर? कि भाई एक ही लाइन के दो मीनिंग निकलते हो तो दैट इज़ कॉल्ड मिस्टेक ऑफ लॉ. लेकिन आपने इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी है, आपने समझने में गलती कर दी है, तो इट इज़ कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. क्लियर? दो तरीके की मिस्टेक हमें दिखाई देती है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to again mistake of fact, law, case, understanding. Now the correct answer is again mistake of fact. क्लियर? कि भाई यहाँ पे आपने फैक्ट को ही इग्नोर कर दिया है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज द करेक्ट आंसर. एन एरियर्स sorry an erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of law, matter of fact, of circumstances, of nature of transaction. The correct answer is mistake of fact. A mistake as to a matter of fact. It is a matter of fact. क्लियर? यहाँ पे आपने अपने एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की है. ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. The contract is illegal, not voidable, voidable और void. बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था. इट इज़ voidable. ये आपके हाथ में, आप इग्नोर कर सकते हो. क्लियर? आपके बेसिक चैप्टर के अंदर ये केसेस भी आए हैं इंडियन लॉ एंड ब्रिटिश लॉ के तहत. द कंसिडरेशन में बी past, present, future, all the options are correct. The correct answer is all the options are correct. Consideration कभी भी हो सकता है, but consideration is required. A consignment contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happen or will not happen, does or does not happen, may or may not happen, none of the above. The correct answer is does or does not happen. If the event becomes impossible, such contract becomes illegal, bad, void, voidable. Which is the correct option? The correct option is void. Clear? It is the void of correct is the void is the correct answer. A wagering contract is dash, whereas a consignment contract, sorry, contingent contract is dash. Wagering contract और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? वॉइड, वॉइडेबल, सॉरी वॉइड और वैलिड, वैलिड वॉइड, वैलिड वॉइडेबल या तो वॉइडेबल वैलिड. कि भाई कौन सा है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? विगरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? वॉइड, वैलिड, वैलिड, वॉइडेबल. और कंटिंजेंट कौन सा होगा? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल. द करेक्ट ऑप्शन इज वॉइड एंड वैलिड. क्लियर? विगरिंग इज वॉइड बट कंटिंजेंट इज वैलिड वन.
An agreement to do impossible act in itself is bad, void, valid, voidable. The correct answer is again void. ये सारे एग्रीमेंट कैसे होते हैं? void होते हैं, void ab initio. Where persons reciprocally promise firstly to do certain things which are legal, and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is a dash, but second promise is dash. Void agreement, contract, void contract agreement, contract और void agreement, contract और voidable contract. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, कि फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज पहला तो कॉन्ट्रैक्ट बरोबर है, सब कुछ बरोबर है, और दूसरा वॉइड है क्योंकि इलीगल है. वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से होगा? इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट. In which circumstances the original contract need to be performed? If the parties to a contract agree to alter it, if the parties to a contract agree to substitute a new contract, if the parties to a contract agree to recant it, all of the above. The correct option is all of the above. सारे के सारे ऑप्शन सही है. देखिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लियर? तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. आप जितना टॉपिक को समझ के एमसीक्यू टिक करोगे उतना अच्छा होगा. आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे कभी भी जंप मत करना. The next question is, when an agreement is discovered to be void or when a contract become void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is to make compensation for it to the person from whom he received it, bound to restore it, need not to do anything in this regard. या तो फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. पहले तो आपको कंपनसेट जो होगा वो करना पड़ेगा, जो भी पार्टी होगा उसको, एंड रिस्टोर करना पड़ेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को. According to Section 2 of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstains, he is said to make a promise, consent, proposal, communication. बहुत ही सिंपल सा आंसर है प्रपोजल. क्लियर? आप प्रपोजल दे रहे हो कि भाई कर ले जो मैं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट वन इज द प्रोविजन दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड इज कंटेन इन डैश सेक्शन. क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हो सकता है कि भाई ये डेफिनेशन कहाँ कौन से सेक्शन में दी है, और काफ़ी नियर बाय ऑप्शन हो गए. द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 2 सब सेक्शन जी. क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में होगा ही कि जो सेक्शन के रिलेटेड हो सकता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, हैव सर्टन एंड unambiguous terms, contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance, be communicated to the person to whom it is made. The correct answer is contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Next one is when the consent of party is not free, the contract is dash. सिंपल सा ऑप्शन, सिंपल सा आंसर, voidable. क्लियर? वो सामने वाला नक्की करेगा क्या करना है उसके साथ. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ डैश, प्रोमिसर, प्रोमिसी, एनी अदर पर्सन, एनी ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज प्रोमिसर. क्लियर? ऑफरर जो होगा वही कंसिडरेशन नक्की करने वाला है फाइनली. सेक्शन डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. भाई इंडेमनिटी का सेक्शन कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 124. क्लियर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 में इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस द अदर पार्टी टू सेव फ्रॉम लॉस विच मे बी कॉज्ड
either by the conduct of the promisor or by the conduct of any other person is called as सिंपल से ऑप्शन क्या कहोगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहोगे, बिलमेंट, गारंटी, प्लेज और इंडेमनिटी? द करेक्ट ऑप्शन इज इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन इज in a contract of indemnity there are dash 3 parties and 1 contract, 2 parties and 2 contract, 3 parties in 3 contract, 2 parties and 1 contract. भाई इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है? तो 2 पार्टीज होती है और एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटीज डैश वॉइड एग्रीमेंट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सिंपल से ऑप्शन है. करेक्ट आंसर इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ वैलिड वन. नेक्स्ट वन इज a dash is a contract to perform the promise or discharge the liability of the third person in case of his default. भाई डिफॉल्ट के लिए आप कौन से थर्ड पार्टी लाइबल हो? गारंटी एज यूजुअल. करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. थर्ड पार्टी के लिए लॉस आप रिकवर करके दोगे. A contract of guarantee is a dash agreement. कौन सा एग्रीमेंट है इसमें से? बायपेट्रोट एग्रीमेंट, ट्रिपरेट एग्रीमेंट, इधर ए और बी, नन ऑफ दिस. भाई इट इज अ ट्रिपरेट. यहाँ पे 3 पार्टियां होती है, डेटर, क्रेडिटर और जो आपका गारंटर होगा वो. श्योरिटी इज अ पर्सन हु डैश हु गिव्स द गारंटी, टू whom the guarantee is given, in respect of whose default the guarantee is given, none of the above. Again a simple question. Who gives the guarantee? जो guarantee देगा उससे हम surety कहेंगे. Liability of surety is dash conditional on default, independent of default, can be conditional or independent, none of the above. Correct answer is conditional on default. क्लियर कि भाई डिफॉल्ट होगा तब जो भी होगा कंडीशन बेस पे श्योरिटी को पे करना पड़ेगा. अ कंटिन्यूइंग गारंटी अप्लाइज टू डैश. कंटिन्यूइंग गारंटी किसको अप्लाई होगा? रीजनेबल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन. द करेक्ट ऑप्शन है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन. कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और गारंटी भी कंटिन्यू होती रहती है. A surety can be discharged from his liability by dash. भाई श्योरिटी को निकलना हो तो बाय नोटिस, बाय नोवेशन, बाय हिज डेथ, ऑल ऑफ दी अबो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. ऑल ऑफ दी अबो. मर जाए, नोटिस दे, नोवेशन कर दे, हर तरीके से वो छूट सकता है. राइट ऑफ सब्रोगेशन मीन्स डैश द श्योरिटी विल स्टेप इन टू द शूज ऑफ द अनदर. He is entitled to the benefit of every security which the creditor has. The surety can claim indemnity from the principal debtor. या तो फिर ऑल ऑफ द अबो. अगेन श्योरिटी के जो भी होते हैं सारे मेजोरिटी या तो सब्रोगेशन के, गारंटी के या इंडेमनिटी के एमसीक्यू ये थोड़े इजी होते हैं समझने. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबो. वो सब कुछ करने वाला है. एक तो अपना पैसा भी वापस ले लेगा और वो दूसरे किसी के ऊपर बोझा डाल देने वाला है आगे जाके. डेटर पे ही डाल देगा और किसी के ऊपर नहीं. बेलमेंट मीन्स डैश. ऑप्शन देख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से सारे ऑप्शन देखिए, फिर आप अपना सही आंसर कमेंट करिए कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी. बेलमेंट इज द गुड्स इज डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फ्रॉम सम पर्पस टू बी स्पेसिफिकली रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एज पर द ऑर्डर ऑफ द बेलर. टेम्पररी आप ट्रांसफर करते हो गुड्स को, क्लियर, तो उसे बेलमेंट कहते हैं. देखिए ऑल ऑफ द अबव सोच के सीधा उसको टिक मत करिए. मेजॉरिटी स्टूडेंट यही करते हैं कि भाई सब कुछ इसके अंदर आता होगा. कभी कभी ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता नहीं है. तो बहुत ही क्वेश्चन के ऑप्शंस को अच्छे से देखिए फिर आप टिक करिए. बेलमेंट इज डिफाइन अंडर डैश सेक्शन. कौन से सेक्शन के अंदर बेलमेंट है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. 148 इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन 148 के अंदर बेलमेंट की डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट वन इज इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी prudence would under similar circumstances. The statement is true, false, partially correct or none of the above.
द करेक्ट आंसर इज ट्रू। सही है, उसको ध्यान रखना है जब तक गुड्स उसके पास है, एक तरीके से वो मालिक है उतने समय के लिए। इफ द गुड्स आर लैंड फ्री टू द बेली फॉर हिज यूज इज नोन एज डैश, accommodation, gratuitous bailment, non gratuitous bailment और deposition। द करेक्ट आंसर इज ग्रेटियस बिलमेंट। ये बिलमेंट के टाइप्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके के बिलमेंट भी होते हैं, सब पार्ट्स। if the belly if the bailey mixes the goods of the bailor with his own goods without the consent of bailor, the bailey is liable to pay the expenses for separation of goods and damages. The bailey is not liable for compensation. None of this, बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस थे। द करेक्ट आंसर वो लाइबल तो है, जो भी लॉस होगा या डैमेज होगा उसके लिए। Lien means a charge, a particular status, a guarantee, a legal claim to hold property as a security. Lien किसे कहोगे आप? The correct answer is legal claim to hold property as a security. क्लियर, उसके पास पावर है सीज करने के लिए सारे। बेलर इन प्लेज इज नोन एज, सिंपल है, जो बंदा मतलब वहाँ पे दो पार्टी होती है, जैसे बिलमेंट में बेलर बेली होता है, तो प्लेज में बेलर की जगह उसको क्या कहते हो? तो पोनर इज द करेक्ट आंसर। पोनर कहते हैं, या तो कुछ लोग उसे प्लेजर भी कहते हैं, प्लेजर प्लेजी, या तो पोनर पोनी। क्लियर, लीगल टर्म में पोनर कहा जाता है, तो पोनर वर्ड आप यूज रखिए। नेक्स्ट वन इज इन अ प्लेज द जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर टू द पोनी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द पोनी, कंटिन्यूज इन द पोनर, नन ऑफ द अबो। कि भाई जनरल प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्या होती है प्लेज के अंदर? कंटिन्यू इन द पोनर। ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती, पोजेशन ट्रांसफर होता है प्लेज बिलमेंट सभी में। According to section 71 of the Contract Act, a person who finds the goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a dash, bailey, bailor, surety, owner। कि भाई जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसको गुड्स मिले तो क्या गिना जाएगा, फिर वो पर्सन को कैसे काम करना है, बेली की तरह, बेलर की तरह, श्योरिटी की तरह, या पोनर की तरह? द करेक्ट आंसर इज बेली की तरह। ऐसा समझना है कि दूसरे किसी की अमानत है, संभाल के रखो, जब बेलर आएगा तब लेके चला जाएगा, तो उसे बेली की तरह गुड्स का ध्यान रखना है। एज पर सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट इज वन डैश who is employed, sorry एग्रीमेंट बोल दिया मैंने, एजेंट। एज पर सेक्शन 182 द कॉन्ट्रैक्ट as per section 182 of the contract act an agent is one dash who is employed by another to do any act for another, to represent another in dealing with third person, all of the above। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सभी तरीके से काम कर रहा है, दूसरे के साथ डील करेगा, दूसरे के लिए काम करेगा, आप एम्प्लॉयड भी कह सकते हो उसको दूसरे सेंस में। अ सब एजेंट इज अ पर्सन डैश, सब एजेंट किसे कहोगे? हु वर्क्स अंडर द मेन एजेंट, हु कैरी आउट द ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर whom he work directly, who work on behalf of the main agent, employed by and acting under the contract of the original agent in the business agency। क्लियर, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एजेंसी के अंदर। करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, उसे ही हम सब एजेंट कहते हैं, एजेंट का एजेंट। सब्सटीट्यूट एजेंट कौन होगा? तो फिर ये सब ज़्यादातर कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है सब एजेंट और सब्सटीट्यूट एजेंट में। तो सब्सटीट्यूट एजेंट कौन होता है? एजेंट का एजेंट, प्रिंसिपल का एजेंट, नन ऑफ द अबव, या तो दोनों, ए और बी। द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल का एजेंट। क्लियर, दैट इज सब्सटीट्यूट, दूसरा एजेंट जिसे हम कहते हैं। तो वो कोई एजेंट का एजेंट नहीं है, वो खुद एक एजेंट है प्रिंसिपल का। रेटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ पावर, सब्रोगेशन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, confirmation to make valid or sanction an act which is already done। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से? द करेक्ट ऑप्शन इज confirmation to make a valid or sanction an act which is already
डन, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन के भैया हो गया तेरा काम, इट इज वैलिड. एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड डैश by principal revoking authority, by the agent renouncing the business of agency, by either the principal or agent dying or become of unsound mind, all of the above. कि भाई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दी अबव, हर तरीके से, प्रिंसिपल चाहे तो, एजेंट चाहे तो, या दोनों मर जाए या पागल हो जाए तब तभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. Voluntary transfer of possession from one person to another is called dash. सेल, परचेज, डिलीवरी, एक्सचेंज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज डिलीवरी. फिर आप डिलीवरी कर रहे हो, पोजेशन दे रहे हो. क्लियर. हियर वी टॉक अबाउट द पोजेशन. एन एग्जाम्पल ऑफ बिलमेंट विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट इज dash. Giving a vehicle in a workshop for repair, giving something in courier, find of the lost good, none of this. The correct answer is find of the lost goods. फाइंडर ऑफ गुड्स जो होता है वो भी एक तरीके का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है. फाइंडर ऑफ गुड्स को भी हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ते हैं. क्लियर. वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा समझ लो कि तू बेली है, जिसको गुड्स मिला वो बेली बन जाता है. A finder of goods is dash. Entitled to retain the goods, entitled to claim compensation when specific reward is offered, not entitled to claim compensation and thus not entitled to retain the goods. Both A and B. The correct option is both A and B. पहला तो गुड्स को रिटेन करेगा और क्लेम कर सकता है कंपनसेशन, या रिवॉर्ड मांग सकता है कि मैंने ढूंढा था, इतना संभाल के रखा, मुझे पैसा चाहिए. क्लियर. तो वो कर सकता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ बेली. बेली के पास कौन से राइट है. इंडेमनीफाई, रेम्यूनरेशन, लियन या ऑल ऑफ दी अबव. सारे के सारे उसके राइट्स है. ऑल ऑफ दी अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ बेलर. बेलर के राइट्स कौन से है. डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स, गेट इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, टू sue the bailey for enforcement of the duties imposed upon a bailey, all of the above. Again the correct answer is all of the above. वो सारे राइट्स बेलर के पास होते हैं. बहुत सिंपल से एमसीक्यू है. ऐसे कुछ एमसीक्यू इजी वाले भी आपको देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बिलमेंट. गिविंग अ क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, कीपिंग प्रॉपर्टी इन मॉर्गेज, गिविंग क्लोथ्स फॉर टेलरिंग, गिविंग बुक फॉर रीडिंग. बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे ऑप्शन ही अलग दिख रहा है वो अपने आप में, दैट इज मॉर्गेज. क्लियर. मॉर्गेज एक अपने आप में अलग चीज़ है और बिलमेंट अपने आप में एक अलग चीज़ है. क्लियर. द कीपिंग प्रॉपर्टी मॉर्गेज. नेक्स्ट वन इज डैश एंटाइटल्स टू द बेली टू रिटेन दोज गुड्स ऑफ द बेलर फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ द एक्ट. Dash entitles the bailey to retain those goods of bailor for general balance of the account, particularly on generally on ownership या pledge. क्या कहोगे इसमें से आप. द करेक्ट आंसर इज जनरल लियन. क्लियर. जनरली शॉपकीपर्स वो सबके पास जो होता है जनरल लियन के पावर होते हैं. एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय डैश. अ माइनर ऑफ साउंड माइंड, any person of sound mind, a major of sound mind, any major of sound or unsound mind. Agent can be appointed by. कौन अपॉइंट कर सकता है एजेंट को. तो करेक्ट आंसर अ मेजर ऑफ साउंड माइंड. जो भी एक मेजर होगा साउंड माइंड का वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है. देखिए बेटा ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से. क्लियर. तो अच्छे से उसको समझिएगा. An agent can lawfully employ a sub-agent originally if the nature of the agency permits, if the ordinary custom of trade permits. Both B and C. The correct answer is both B and C. अगर नेचर परमिट करता हो तो और ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट करता हो तो वो सब एजेंट रख सकता है लॉफुली. हु इज सब एजेंट. सब एजेंट कौन है. हु वर्क्स अंडर द मेन एजेंट. ये ऑप्शन फिर से और एक बार आ गया. तो टोटल 2 एमसीक्यू हमारे ऐसे हो गए जो रिपीटेड हो चुके हैं. सॉरी फॉर दैट. द करेक्ट आंसर इज जो एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉयड बाय एन एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट.
in the business of agency, that is called sub-agent. एक simple सा MCQ. For the act of sub-agent lawfully appointed, the sub-agent is not responsible to the principal. The sub-agent is responsible to the principal directly. The agent is responsible to the principal. The agent is not responsible to the principal. भाई सब एजेंट की गलती कौन कौन संभालेगा? The agent is responsible to the principal. क्लियर? सब एजेंट ने गलती की है, वो एजेंट की गलती की नहीं जाएगी और प्रिंसिपल उसको ही पकड़ेगा. वो सब एजेंट को तो जानता ही नहीं है. क्लियर? तो प्रिंसिपल को जवाब देने वाला कौन होगा? एजेंट को जवाब देना पड़ेगा. An agency may be created by dash, expressly or impliedly, necessity, ratification, all of the above. The correct answer is all of the above. आप कैसे भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिस्ट डैश सेक्शन. पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कितने सेक्शन दिए गए? 239, 238, 237, 236. नियर बाय ऑप्शन है. द करेक्ट आंसर इज 238. टोटल 238 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर है. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच a person perform the promise or discharge the liability of dash the contractor, stranger, third person, none of the above. The contract of guarantee is a contract in which a person perform the promise or discharge the liability of. किसकी liability को discharge करने वाला है? The correct answer is third person. Clear? वो third person के लिए guarantee provide कर रहा है. तो ऐसे MCQs आपको एग्जाम में आ सकते हैं. अच्छे से रीड करिएगा. एजेंट डू एनी एक्ट और टू रिप्रेजेंट हुम इज कॉल्ड. एजेंट किसके लिए काम कर रहा है? एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल, मैनेजिंग डायरेक्टर, नन ऑफ दी अबव. द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिंसिपल. एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है. कंसिडरेशन इज डैश, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग इनवैल्यूएबल, डूइंग समथिंग वॉलेंटरीली. इसमें से कंसिडरेशन आप किसे कहोगे? समथिंग इन रिटर्न. चाहे कुछ भी रिटर्न दिया जाए, बट दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज डैश. अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ही ना हो तो आप उसे क्या कहोगे? वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल और वॉइड. द करेक्ट ऑप्शन इज वॉइड. कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट होता ही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ persons of unsound mind. इसमें से कौन सा unsound mind नहीं होता? alien, idiot, lunatic, drunken person. The correct option is alien. भाई दुश्मन देश के लोग जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन साउंड माइंड के तो वो भी होते हैं. क्लियर? यहाँ पे हमने अनसाउंड माइंड पूछा था. फ्री कंसेंट मीन्स parties agrees on the same thing in which the same sense. Parties agree to do something. Party willfully agree on the same thing in the same sense, either A or B. Which is the correct option? The correct option is parties willfully agree on the same thing in the same sense. तो उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं कि दोनों एग्री कर रहे हैं सेम चीज पे. अ जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच डैश contains the normal condition to the law of contract, does not intend to create legal relations, is made to general public and may be accepted by anyone, is not entitled to create contractual relation. कि भाई जनरल ऑफर is an offer which is made to general public and may be accepted by anyone. क्लियर? उसे ही जनरल पब्लिक ऑफर कहते हैं. क्लियर? कि भाई सभी के लिए सेम रूल, सेम ऑफर. विच इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड टेंडर. एक वैलिड टेंडर के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है? कंडीशनल, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पर्सन. द करेक्ट ऑप्शन इज कंडीशनल. क्लियर? कंडीशनल होना जरूरी नहीं है. द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म व्हेन देयर इज अ डैश ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. रिसेशन, नोवेशन, अल्टरेशन, ऑल ऑफ द अबोव.
सिंपल सा ऑप्शंस, ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों चीज़ें होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, पुराने का कोई वजूद रहता नहीं है. Which of the way of discharge of contract is not a part of discharge by mutual agreement? Novation, waiver, waiver, remission. कौन सा which of the way of discharge of contract is not a part of discharge by mutual agreement? कि भाई इसमें से कौन सा mutual agreement discharge नहीं है? The correct option is waiver. क्लियर. बाकी सब में तो आप म्यूचुअली नोवेट कर देते हो, वेव कर देते हो, रेमिट कर देते हो, लेकिन वेगर में ऐसा होता नहीं है. Attempt performance is called as dash. Executed performance, valid performance, vigor और tender. The attempt performance किसे कहोगे आप? The correct answer is tender. Tender में आप क्या करते हो? Perform to act और attend होता है. A threatens to kill B. If B does not enters into contract with A, so B enters in the contract with A. Here the contract consent of B is obtained by. भाई बी को फोर्सफुली मारने की धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो तो उसे क्या कहोगे? कोवर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अंडू इन्फ्लुएंस. सिंपल से ऑप्शंस. कोवर्जन, धरा धमका के करना, दैट इज कोवर्जन. एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पार्टी इज कॉल्ड एज डैश एग्रीमेंट. वही इनकम्पिटेंट है पार्टी तो उसे क्या कहोगे? वैलिड, वॉइड, लीगल और स्पेशल. अगेन सिंपल ऑप्शन. करेक्ट आंसर इज वॉइड. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट गिने ही नहीं जाते. The object of the contract should be legal, moral and should not be against dash. Parties, public policy, government, contract. बहुत सिंपल सा ऑप्शन है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होना चाहिए नहीं. द करेक्ट ऑप्शन इज पब्लिक पॉलिसी. द नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्टेंस कैन प्रेजेंट्स एन ऑफर. ट्रू, पार्शियली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव.